So, hello students. So basically in this class we are going to discuss the numericals based on vectors. तो आज का जो ये लेक्चर है ना, इसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस नहीं लिया है. बेसिकली जो एडिशन ऑफ जो वेक्टर्स है उसी पे क्वेश्चंस है हमारे मोस्टली. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो कहते हैं द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली. करेंगे जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो जो है उनके क्वेश्चन में गिवन है वो 12 है, 5 है और 13 है. और करें कि a प्लस बी जो है उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर c के इक्वल है. तो अगर आप ध्यान से देखो और आपसे a और b के बीच में एंगल पूछा है तो ध्यान से देखो बेटा कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू 12. वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 5 और वेक्टर c का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 13. सो दिस इज अ वेरी फेमस ट्रिपलेट है ना. ये एक ट्रिपलेट है. अगर आपको ध्यान हो तो ट्रिपलेट का मतलब समझ में आता है ना सभी को. 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 30. तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान अगर दें कि क्वेश्चन में दे रखा कि वेक्टर a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है दैट इज वेक्टर c. तो ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है बेटा जब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों आपस में 90 डिग्री पे हो. और फिर जो रिजल्टेंट आएगा ना, मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. मैं उसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ये वेक्टर सी हो जाएगा. सो यहां से बिल्कुल क्लियर कट दिख गया था ना. 12, 5 और 13 दिख रहा है और ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर सी आ रहा है. तो ये तभी पॉसिबल है जब 12 और 5 वाले जो वेक्टर्स हैं they must be perpendicular to each other. So the answer to this question is option C. Option C is the answer to this question. So now move to the next question. देखो कह रहा which of the following representation is incorrect for the vector equation. देखो ये you have given a vector equation vector r is equal to vector p plus vector q. ये आपको चाहिए. तो ये दो ही तरीके से बेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है. या तो आप इसको ट्राइंगल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो या पैरेललोग्राम लॉ से. तो आप देखो जरा ध्यान से. जो मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं बेटा. पहला ऑप्शन कि वेक्टर बी, ये देखो ये वेक्टर पी आपको गिवन है ना. ऐसे देख लो ऑप्शन ए को यहां से क्रॉस करते हैं कि ये वेक्टर पी है बेटा और वेक्टर क्यू ये है आपका. तो आप देखो कि वेक्टर पी एंड क्यू आर टेकन इन द सेम ऑर्डर. तो सेम ऑर्डर में लिया है तो ट्राइंगल लॉ से देखें अगर मैं तो ये वेक्टर आर आना चाहिए जो कि ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. दिस कांट बी आवर आंसर. ऑप्शन बी देखें अगर, ये तो बिल्कुल सही रिप्रेजेंट किया हुआ है. अगर ऑप्शन बी में देखूं तो भी बिल्कुल सही बात है ना. वेक्टर पी ये हो गया, वेक्टर क्यू ये हो गया बेटा. और जो रिजल्टेंट जो आपको यहाँ गिवन है दैट इज अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. बिल्कुल सही बात है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं. सो दिस कांट बी आवर आंसर. क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा गलत 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 रिप्रेजेंटेशन है. तो अगला जरा देखो बेटा जो सी ऑप्शन है तो उसमें देखो इस तरीके से दे रखा है ये वेक्टर क्यू, ये वेक्टर पी, वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी. तो आप देखो कि वेक्टर क्यू और पी आर टेकन इन द सेम ऑर्डर. तो अब जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो ऑपोजिट ऑर्डर में, यानी कि वो ऐसे आना चाहिए था. सो ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है. सो नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट ऑप्शन. ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो होपफुली आंसर डी होना चाहिए अगर कुछ गलती नहीं है तो क्वेश्चन में. तो ऑप्शन डी देखते हैं बेटा. वेक्टर पी, अब देखो जरा कि यहाँ पे तो बिल्कुल साफ साफ गलती हो गया बेटा ना. अगर देखो कि ये वेक्टर क्यू है और ये वेक्टर पी तो ये और ये वेक्टर पी दे रखा है, ये वेक्टर आर दे रखा है. तो ऑब्वियस है कि पी और आर का रिजल्टेंट इस बार क्यू रिप्रेजेंटेशन हो रही है. तो यानी कि लास्ट वाले में ये रिप्रेजेंटेशन आ रही है बेटा, विच इज ये मुझे नहीं चाहिए. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. तो बेटा थोड़ा सा ना, अगर कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन था है ना. इनफैक्ट आज की क्लास में ज्यादा बहुत मुश्किल क्वेश्चन ही मैंने पिक किए आज की क्लास के लिए. ऑल द क्वेश्चंस आर
थोड़ा सा अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया है तो हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज maximum and minimum magnitudes of the resultant of two vectors of magnitude p and q are in the ratio। तो देखो बेटा ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि जो दो वेक्टर्स का मैक्सिमम आएगा यानी यहाँ पे वो p प्लस q आएगा, और जो मिनिमम आएगा r minimum will be equal to p minus q, and I am considering the magnitude of vector p is greater than q। तो कह रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट, इनका जो रेशियो है बेटा आर मिक्स डिवाइडेड बाय आर मिन, ये इट इज गिवन टू बी 3/1। सो बेटा वी कैन राइट दिस एज p प्लस q ओवर p माइनस q इज इक्वल टू 3:1। सो वी कैन राइट इट एज p प्लस q इज इक्वल टू 3p minus 3q। So it will be equal to beta 2p is equal to 4q, or we can say p is equal to 2q। So here we get an answer. Option A is the answer to this question. Simple question. I can say this is the easy question, not the difficult one. It's a easy question. कोई मुश्किल question नहीं है ये, ठीक है। Now move to the next question. Question number 4. पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है बेटा वो मैंने जो भी मेरा वेक्टर सीरीज जो चल रहा है लेक्चर्स का उसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने किया था। नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन। देखो अगर किसी ने वो लेक्चर देखा तो होपफुली शायद ध्यान भी आ गया होगा आंसर सभी लोगों को। कह रहा है एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना, इस तरीके से। ये कोई सर्कुलर पाथ है बेटा। कह रहा है कि you have to find the magnitude of the change in its velocity after it has described an angle of 90 डिग्री। तो बेटा मैं कहता हूं कि इनिशियली मान लेता हूं कि पार्टिकल ए पोजीशन पर है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताई हुई है क्लासेस के अंदर। क्या एट एनी पॉइंट टेंजेंट gives the direction of velocity। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे बेटा, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में ही ड्रॉ करना है। देखो यानी कि यहाँ पे तो बेटा वेलोसिटी इस तरफ होगी, और जब वो 90 डिग्री जब इंस्क्राइब कर लेगा, जब वो यहाँ पहुंचेगा और ये यहाँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा द पार्टिकल इज गोइंग इन 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब बेटा ये नहीं हो सकता कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखोगे कि हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल की जो मोशन की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, माने कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग है। ये जो होगा बेटा मैं इसको कह सकता हूं कि यहाँ पे बेटा ये तो इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। अब जब आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए होता है तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेक्टर vf माइनस ऑफ वेक्टर vi ना, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है तो भाई चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। नहीं बेटा, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी की आप बात करते हो या वेलोसिटी की आप बात करते हो, तो दैट वेलोसिटी इन्वॉल्व्स ए डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन का भी एडिशन करना है। ये वेक्टर वाली चीज है ना, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, वेक्टर vf माइनस ऑफ वेक्टर vi। You have to treat it like this। इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा कि वेक्टर vf में माइनस ऑफ vi ऐड करना है। तो देखो बेटा vf वेक्टर जो है, पहले जरा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैं सभी को। ये तो आपका vf वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बाद में देखेंगे, ठीक है बेटा। और ये इस तरफ बेटा आपका क्या था, ये vi वेक्टर था। अब जो हमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए, वो हमें vf माइनस ऑफ vi चाहिए होगा। तो आप देखो कि माइनस ऑफ vi वेक्टर जो आएगा वो तो इस तरफ बनाना पड़ेगा, ये
दिस विल बी योर माइनस ऑफ वी आई। तो अब आपको इस वेक्टर वी एफ और माइनस ऑफ वी आई का रिजल्टेंट चाहिए, तो वो ये आएगा, दिस विल बी योर डेल्टा वी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो अब एक बात देखो बेटा, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और जो माइनस ऑफ वी आई वेलोसिटी वेक्टर है बेटा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो v के बराबर ही है। जब दो बराबर के वेक्टर्स एक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट पर बेटा, किसी भी एंगल पर, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आता है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि सर ये एंगल 45 डिग्री होगा। दूसरी बात, अब इसके मैग्नीट्यूड की बात रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड, तो बेटा v और v आपस में 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं, और 90 डिग्री पर जब रिजल्टेंट आएगा तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो बेटा √2v इज द आंसर, इट मींस ऑप्शन बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। होपफुली दिस इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बेटा, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में काउंट होता है। काइनेमेटिक्स में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा सभी लोग, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, जो डायग्राम में बता रखा है आपको, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप एक बात देखो बेटा, सीन्स ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर रेडियाई ऑफ सर्कल। इसका मतलब बेटा ध्यान से समझो, इसका मतलब ये है कि ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और भाई वो उसकी लेंथ के बराबर होता है, माने कि वो यहाँ पर आर के बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। देखो कैसे, मैं कहता हूं बेटा ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। मैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन की मदद से सॉल्व करता हूं देखो इस क्वेश्चन को। देखो बेटा ये वेक्टर इधर है विच इज इक्वल टू आर, इस तरफ एक वेक्टर है बेटा, ये भी वेक्टर आर है, और एक और वेक्टर आएगा बेटा जो कि इन्होंने इस तरफ दिया हुआ है, ये भी वेक्टर आर है। तो आप एक बात देखो कि ये वाला जो वेक्टर है बेटा, ये वाला और ये वाला जो वेक्टर है, दो बराबर के वेक्टर्स 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो बेटा इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लास्ट जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने इसको किया है। इट विल बी इक्वल टू √2r, और बेटा ये किसके अलोंग होगा? इट विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, इट विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर, माने कि बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी के अलोंग आ जाएगा, और वो √2r होगा। तो दोनों वेक्टर सब सेम ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आ गया? r प्लस √2r। इट मींस द रिजल्टेंट इज r into 1 plus √2। सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर आपने इसको इस तरीके से किया है तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। ये देखो बेटा एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पी आर और आर क्यू बराबर है बेटा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर बता रहा है कि ये लेंथ बराबर है। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब आर मिड पॉइंट हो गया। अब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है बेटा? ए प्लस वेक्टर बी की हो रही है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया बेटा। देखो दिस इज समथिंग लाइक दिस ना, ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है, एक बात तो देखो जरा, अगर आप इस वेक्टर ए और बी को लेके पैरेललोग्राम बनाते तो ये इस तरीके से बनता, और ये इंटरसेक्शन से पास करता, जो डायगोनल है वो, और ऑब्वियसली वो मिड पॉइंट होता। तो वेक्टर
ए, बेटा इसको कैसे लिखता हूं मैं, ये ओ हो गया बेटा, ये क्यू दे रखा है, ये पी दे रखा है, ये पॉइंट आर है, मैं कहता हूँ इस पॉइंट का नाम कुछ एम रख लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आएगा यूजिंग पैरेललोग्राम लो, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ एम। आर बेटा मिड पॉइंट है, इसीलिए ये जो मैंने वेक्टर बना रखा है ये आर पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो बेटा उसके मिड पॉइंट से पास करता है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होंगे जहां पर। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इस ओ एम को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ट्वाइस ऑफ ओ आर वेक्टर। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू बेटा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ओ आर, और ओ आर बेटा यहाँ पे सी के इक्वल भी दे रखा है, it will be equal to twice of vector c. So we get our answer. Option A is the answer. Option A is the answer to this question. Hopefully सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये देखो फिर से एक बढ़िया सा आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जरा क्वेश्चन पढ़े आप लोग। कह रहे हैं वेक्टर इज नॉट चेंज्ड। देखो वेक्टर के पास अगर मैं बात करूं बेटा, तो वेक्टर हैज टू, दो चीजें हैं उसके पास, एक बेटा उसका मैग्नीट्यूड है, और ये बात मैंने बता रखी है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये लेंथ के प्रोपोर्शनल है। दूसरा है उसके पास डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम वी कैन मूव पैरेलली, उसको सिर्फ पैरेलली मूव कर सकते हैं, समझ में आ रही बात। उसके अलावा अगर मैं मूव करूंगा तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे ऑप्शन ए में कह रखा है कि अगर, सोचो जरा आप ऐसे ऐसे ध्यान से समझो कि ये कोई वेक्टर ए है आपका, थीटा एंगल बना रखा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि उसको किसी भी एंगल से घुमा दो, और भैया घुमाते ही तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, तो वेक्टर वो सेम नहीं रहेगा, दिस कांट बी आवर आंसर। ऑप्शन बी में कह रहा है कि इट इज मल्टीपल, इट शुड मल्टीप्लाई, कह रहा है कि उसको क्या कर दो, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो इस बार उसका क्या चेंज हो जाएगा, इस बार उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो फिर वेक्टर सेम नहीं रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कह रहा है कि इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वी गेट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। जो दो वेक्टर्स का आपने मल्टीप्लाई किया उनके परपेंडिकुलर मिलता है, तो ऑब्वियस है कि वो वेक्टर सेम नहीं रहेगा, वो एक डिफरेंट वेक्टर बन जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इट इज स्लाइड्स पैरेलल टू इटसेल्फ, कह रहा है उसको उसके पैरेलल मूव करवा दो, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर आ जाएगा। उसको उसके पैरेलल मूव करवाओगे तो क्या होगा बेटा, ना उसकी डायरेक्शन बदलेगी और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड बदलेगा, दोनों चीजें सेम आएंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो if vector addition of two unit vectors is also a unit vector। अच्छा इसका मतलब देखो बेटा क्या कहना चाह रहा, मान लेते हैं हम क्या कि लेट वेक्टर a कैप एंड वेक्टर b कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स, ये दो यूनिट वेक्टर्स मान लो आप। अगर आप ये दो यूनिट वेक्टर्स मान लेते हो तो बेटा यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि a कैप का मैग्नीट्यूड और b कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड वन ही होगा। चलो जी, तो एक बात तो इसने ये कहा कि इन दोनों का जो एडिशन किया इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर आए तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी का जो
मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। चलो बेटा एक बात बहुत बढ़िया, तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस 2a कैप b कैप, और दोनों के बीच में एंगल बेटा मैं थीटा मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो बेटा ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहां से आया 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 और थीटा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो बेटा cos थीटा -1/2 0 से 180 डिग्री के बीच में 120 डिग्री पर होता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं ना। तो जो चीज यानी कि बेटा इस तरीके से हुआ है ये क्वेश्चन कि ए कैप इस तरफ होगा और बी कैप बेटा ये रहा होगा, और इनके बीच का ये एंगल जो है वो 120 डिग्री रहेगा। ये तो एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, है ना। ये तो यहां से तो मुझे कुछ चीजें पता लगानी थी, वो पता लगा लिया। अब जो क्वेश्चन में देखो, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या कहा गया है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना बेटा, यानी कि यू हैव टू फाइंड ए कैप माइनस बी कैप का मान। तो ये इसका फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, लास्ट क्लास में जो हमने लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें बताया था, ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर प्लस 2a कैप बी कैप, सॉरी बेटा ये माइनस का आएगा ना, माइनस वाला फैक्टर है वहां पे, ए माइनस बी में दिस विल बी द माइनस साइन, दिस विल बी माइनस इनटू cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा दैट इज cos ऑफ 120 डिग्री बेटा। तो now we will going to get an answer 1 plus 1 minus 2 into 1 into 1, और बेटा cos 120 degree is -1/2, so here we get an answer that is equal to √3। तो ऐसा देख लेते हैं, कोई ऑप्शन पक्का से मिलना चाहिए हमें √3, तो इट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। So this is how we have done this question, we have attempted this question ना। क्वेश्चन को बेसिकली पता, फिजिक्स में अगर बात करो आप, तो क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन ना, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद तो फिजिक्स में बेटा कुछ बचता ही नहीं है ना, वो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बच जाता है वो। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रांग रहें तो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें किसी तरह की। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, देखो जरा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर, तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो तो है 7, और उसका जो वाई कंपोनेंट है बेटा वो दे रखा है 6। तो अब आपको कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए प्लस बी आर। अच्छा, अब एक बात सोचो कि अगर वेक्टर बी है बेटा, तो वेक्टर बी में भी दो कंपोनेंट होंगे, एक उसका एक्स कंपोनेंट होगा, मैं कहता हूँ वो बी एक्स है, एक उसका वाई कंपोनेंट होगा, मैं उसको कहता हूँ वो बी वाई है। अब मैं ये भी तो जानता हूँ ना कि एक्स में एक्स जुड़ेगा और वाई में वाई जुड़ेगा, तो वेक्टर ए प्लस बी जो आएगा बेटा उसमें उसका क्या है कि इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा, इन दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो इसका x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 11 है, तो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 9 बता रहा है। तो जरा देखो x कंपोनेंट आया कैसे होगा, x कंपोनेंट बेटा ऐसे आया होगा, ये x प्लस बी एक्स, और बेटा ये कैसे आया होगा, ये बी वाई, ये ए वाई प्लस बी वाई आया होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, x में x जुड़ेगा, x कंपोनेंट्स में x कंपोनेंट ऐड होंगे, और y कंपोनेंट में y कंपोनेंट ऐड होंगे। अब आप कहोगे सर वो माइनस भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था बेटा, लेकिन आप ये देखो कि वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ए के एक्स कंपोनेंट से ज्यादा है। अगर ए के एक्स कंपोनेंट से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो ऐड ही हुए होंगे बेटा। और सिमिलरली मैंने वाई के लिए डिसाइड किया, तो ए एक्स तो बेटा 7 है ना। अब ये इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 11,
तो बेटा ax is 7, 7 plus bx is 11, or you can write bx is equal to 11 minus 7, that is 4. इसी तरीके से जो y कंपोनेंट है यानी कि ay प्लस by बेटा वो 9 के इक्वल आएगा। तो यहां से y कंपोनेंट ये 6 है बेटा और ये by, तो इज इक्वल टू 9। तो यहां से आप by इज इक्वल टू देखोगे बेटा ये कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो अब आप वेक्टर b को कैसे लिख सकते हो, bx i कैप प्लस by j कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना था तो आप डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हो ना बेटा, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। तो bx तो है बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 25, इट मींस द आंसर इज 5 यूनिट्स। तो बेटा इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज आल्सो ए मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा हल्का सा एक बार इनिशिएट लेना था क्वेश्चन को करने के लिए, एक बार इनिशिएट कर देंगे क्वेश्चन को तो फिर हो ही जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई, कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a plus b is vector r1, on reversing the vector b the resultant becomes r2, कह रहा what is the value of r1 square plus r2 square। तो देखो भाई ऐसा मान लो something like this, ये वेक्टर a बेटा, ये वेक्टर b, a प्लस b का रिजल्टेंट जो आता है वो r1 आएगा। तो बेटा r1 स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो ना, आपने किया हुआ पहले, a स्क्वायर प्लस ये दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और माइनस वाले केस में रिजल्टेंट क्या आएगा, वो आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस 2ab cos थीटा हो जाता है बेटा। मुझे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी आपकी। अब आप क्या कर दो कि ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का ऐड करो जरा। 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप देखोगे कि प्लस 2ab cos थीटा और माइनस 2ab cos थीटा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो द ऑप्शन सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी जो है बेटा वो आंसर आएगा इस क्वेश्चन। तो दिस इज इजी क्वेश्चन, हल्का सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन था, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये इतना मुश्किल तो था ही नहीं, इनफेक्ट इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर a एंड ये बेटा b एंड बीटा विद वेक्टर b। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था, आपको याद हो, अगर मैंने क्लास में भी बेटा लेक्चर्स में भी क्वेश्चंस करवाया था, जो यूट्यूब पे जो लेक्चर है वेक्टर सीरीज में, उसमें भी हमने क्वेश्चन किया था कि अगर वेक्टर a और b है बेटा, रिजल्टेंट अगर r बनता है, ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है। तो इसमें हमने एक बात क्या बताई थी बेटा आप लोगों को कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट वेक्टर उसी तरफ इंक्लाइंड होगा, तो उसके साथ एंगल क्या होगा, उसके साथ एंगल कम बन रहा होगा, है ना। अगर यानी कि बेटा जिसके साथ ये बता हम लिखवाई भी थी ना कि द रिजल्टेंट वेक्टर is inclined, or we can say more inclined towards the vector having higher magnitude, तो बेटा अगर यहाँ पे आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b से ज्यादा है, तो इन दैट केस
बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। अगर बेटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से कम है, इस बार जो रिजल्टेंट आएगा वो बी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, तो बीटा कम हो जाएगा, अल्फा ज्यादा हो जाएगा। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर बराबर के वेक्टर्स होंगे तो उस केस में क्या होगा बेटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो बस मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर आएगा, देख लेते हैं जरा। ऑप्शन एक तो गलती हो गया, वो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी कह रहा है कि अल्फा अगर छोटा होगा, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ, बिल्कुल सही बात है ना। अल्फा जो है बेटा वो किसके साथ बना रहा है, अगर ए का मैग्नीट्यूड कम है, ए का मैग्नीट्यूड कम अगर है, यानी बी का ज्यादा होगा, बी, तो इसका मतलब बेटा बीटा कम होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन कह रहे हैं कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बेटा, तो इसका मतलब अल्फा छोटा होगा, वही बात बोल भी रहा है ये। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। So again, this is a simple question already discussed in the class. ये देखो बेटा, फ्रॉम द फिगर द करेक्ट रिलेशन इज, कह रहे कि यहाँ पे करेक्ट रिलेशन आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट रिलेशन है। पहला ऑप्शन कहता है कि वेक्टर a प्लस बी प्लस ई इज जीरो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर e इज जीरो। तो देखो जरा बेटा, वेक्टर a, अच्छा देखो बेटा, वेक्टर a, जस्ट ये कहता है कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और फिर ये वेक्टर e है, ये वेक्टर e है। तो देखो तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है, वो एक ट्राइंगल फॉर्म करें एंड ऑल द वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में आना चाहिए। तो देखो बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे हो गई कि वेक्टर ए बी और ई तीनों ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो हमारे लिए। देख लेते हैं, देखो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स, देखो बेटा अगर कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो बेटा उस केस में क्या होना चाहिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू एन टाइम्स वेक्टर ऑफ बी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कॉफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप है, उनका रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। द रेशियो ऑफ coefficient of I cap, J cap and K cap must be equal of the two vectors. दो वेक्टर्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, 3/1 इज इक्वल टू 3/a इज इक्वल टू 9/3। तो यहां से मुझे लगता है कि बड़े आराम से आप लोगों का आंसर आ ही गया बेटा, है ना। यहां से क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो आंसर शुड बी 1। सो आंसर इज 1। आसान क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। ये आपको ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है बेटा, तो उनके कोएफिशिएंट्स का आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स का रेशियो भी सेम आना चाहिए, वो सेम आएगा हमेशा। Now move to this next question. देखो वेक्टर a गिवन है, b गिवन है, आपको बताना है फाइंड अ वेक्टर c दैट इज पैरेलल टू a बट हैज मैग्नीट्यूड
3 times that of B. ओके, तो देखो बेटा, मुझे एक वेक्टर सी चाहिए, ध्यान से देखना, इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है पहले बहुत बार। एक वेक्टर सी चाहिए विच हैज मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स दैट ऑफ वेक्टर बी। तो 3 मॉड ऑफ बी, ये तो बेटा उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया एक बार, और उसकी जो डायरेक्शन है, यानी वो पैरेलल टू ए, इसका मतलब बेटा उसकी डायरेक्शन ए के अलोंग होगी, ए के अलोंग उसकी डायरेक्शन बेटा ए कैप बताएगा। एक्चुअल में दिस इज द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, कि मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए, वो वेक्टर सी है, उस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन ए के पैरेलल, ए के पैरेलल मतलब ए कैप होगी बेटा उसकी डायरेक्शन। तो now it's a very simple question, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेटा आई कैप का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बेटा बी का मैग्नीट्यूड तो आ गया आपका √3। ए कैप आपको कैलकुलेट करना है, अगर आप बहुत अच्छे से याद कर पा रहे हैं तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 9 3, ये आ गया बेटा 3। बस अब आपको ये सारी वैल्यूज इस वेक्टर में पुट करनी है। देखो 3 टाइम्स ये b, ये तो आ गया बेटा, और a कैप की वैल्यू क्या आएगी, a कैप की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, आपने सॉल्व किया है अभी, ये देखिएगा। सो द आंसर इज 2√3 है ना, √3 से √3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2√3 आई कैप प्लस 2√3 j कैप माइनस √3 k कैप। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो बेटा इसका क्या आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा एक है ना क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 12 में जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 में एक ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी था, तो मतलब माइट बी we have to check the answer, the other options B and C also. Just let us check the option A, means option A तो इसमें करेक्ट था ही, पर B और C को भी चेक कर लो कि कहीं all of these option ना हो ना, I just forgot to check that option। तो एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन B को एक बार चेक करते हैं। वेक्टर C माइनस ऑफ वेक्टर D इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर A कहना चाहता है बेटा, तो देख लेते हैं बेटा क्या दिक्कत है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखो, वेक्टर सी आपको ये दे रखा है, वेक्टर सी ये दे रखा है आपको, वेक्टर डी बेटा इस तरफ था, तो इसका मतलब माइनस ऑफ वेक्टर डी इस तरफ हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर डी ये हो जाएगा, और वो कहता है कि दैट शुड बी वेक्टर ए इस तरफ था, तो यानी कि ये वाला वेक्टर माइनस ए हो जाएगा। जरा चेक कर लेते हैं बात सही है क्या, तो बिल्कुल सही बात है। देखो वेक्टर सी दिस और इसका रिजल्टेंट यही आना चाहिए बेटा, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन बी भी करेक्ट आ गया, बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आ गया कि दिस प्लस दिस है ना, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वेक्टर सी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सही हो रहा है, वेक्टर सी प्लस माइनस ऑफ डी ट्राइंगल लॉस है। अब वो जो थर्ड वेक्टर लेना वो ऑपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा, वो ये ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन बी सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ गया। सो बेटा प्लीज करेक्ट इट, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, नॉट ऑप्शन ए बट ऑप्शन डी। तो थोड़ा सा अवेयर आप भी रहें, थोड़ा सा ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मल्टीपल जो एक ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दीज आ गए तो एक बार एक और ऑप्शन को क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। तो नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, मतलब
इससे आसान क्वेश्चन तो क्या आप देखोगे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a प्लस बी, है ना, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b इज a प्लस b, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपको ऐड करना है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6, बिल्कुल बच्चों वाला काम है ना। आपको सर हम भी तो बच्चे ही हैं, हाँ मतलब बच्चे कहने का मतलब कि बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, सभी से हो जाना चाहिए। तो बेटा ये 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है कि जो इसके पैरेलल हो, तो भैया इसके पैरेलल तो क्या होगा यूनिट वेक्टर, आपको कुछ नहीं करना, आपको a प्लस बी वेक्टर का यूनिट कैप चाहिए, ये लो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, इसको इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो बेटा ये आ गया 1/7 3i cap plus 6j cap minus 2k cap. So again this is an easy question. Option A is the answer. Option A is the answer. So now move to this question. Question number 16. Question number 16. देखो बेटा, कह रहे the sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton. मैग्नीट्यूड की सम की बात कर रहा है बेटा, इसका मतलब F1 प्लस F2 is equal to 16. First equation. कह रहा है if the resultant force is 8 Newton, कह रहा है जो resultant force आएगी बेटा, है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2 वो बेटा 8 न्यूटन है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कह रहे छोटी वाली जो भी फोर्स होगी उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो आपको फोर्सेस बतानी है कि कौन कौन सी होंगी। देखो बेटा, देखो रिजल्टेंट वेक्टर किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसका मतलब बेटा दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो पक्का 90 डिग्री से तो ज्यादा है। मैं कहता हूं कि बेटा F1 को मैं छोटा मान लेता हूं, ये F1 हो गया बेटा, ये आपका F2 हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है बेटा वो ये आएगा ना, F1 के परपेंडिकुलर ये रिजल्टेंट आएगा आपका, और ये लेंथ 8 दे रखी है आपको। चलो बेटा मैं कहता हूं कि ये एंगल आप थीटा मान लो, या आप थीटा मान लो। आपको फोर्सेस की वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको F1 और F2 बताना है। तो बेटा देखो मैं कहता हूं कि एक काम करो कि ये जो वेक्टर F2 है, जस्ट ये जो वेक्टर F1 है बेटा, इस F1 को मैं क्या कर लेता हूं, रिजॉल्व कर लेता हूं। अगर इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया तो ये क्या आ गया बेटा, F2 साइन थीटा, और बेटा ये इस तरफ F2 कॉस थीटा। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो सिर्फ किसके अलोंग आना चाहिए, y एक्सिस के अलोंग आना चाहिए। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तभी क्या होगा, तभी y एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट आएगा, F1 के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट आएगा। और एक बात बेटा मैं ये लिख सकता हूं कि भाई F2 cos थीटा ही रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए बेटा। तो भाई अब एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F2 cos थीटा इज इक्वल टू F1 बाय 8 बेटा। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट F1 इज इक्वल टू 8 टेंजेंट ऑफ थीटा। ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास। लेकिन आपको तो F1 और F2 चाहिए बेटा, आपको तो क्या चाहिए, F1 और F2। तो अब कर लेते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो F1 और F2 का जो सम दे रखा है वो 16 दे रखा है, आप भी बात ध्यान से देखो,
और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड 8 दे रखा था, ये बात भी है। तो अब इसको इसको देख लेते हैं एक बार, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड इसको देख लो, है ना। तो एक तरीका तो ये था कि ये यहाँ से आ गया, बट अब यहाँ से इसको सॉल्व करना काफी मुश्किल सा हो रहा है ना। ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, इसको अगर आप ट्राई करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो आप देखो कि इसको हम कैसे एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो कि सर यहीं पर, एक सेकेंड, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखूं, जस्ट अ मिनट, देखो बेटा ऐसे था, ध्यान से देखना, ये बेटा वेक्टर F1 था, ये F2 था। तो उससे भी है ना, एक बार बाद में ट्राई करेंगे, एक बार कैलकुलेशन से कुछ हो सकता है तो, बट अभी अभी ऐसे देखते हैं। तो इसका रिजल्टेंट बेटा ऐसे आया ना, ये रिजल्टेंट आया। तो पैरेललोग्राम लॉ की मदद से देखें तो कुछ ऐसा आया, ये। तो मैं कहता हूं कि भाई ये अगर F2 था, ये वाला F2 है बेटा, तो ये भी तो F2 हो गया, ये उसके पैरेलल है। तो यानी कि ये मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ऐसे, ये भाई रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा, ये आपका F1 वेक्टर था, ये F1, ये रिजल्टेंट, और ये देखो ये आपका वेक्टर F2 था। ये कहानी बन गई है। तो अब यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो आप क्या पाएंगे, F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू F2 का स्क्वायर, ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख लूं कि सर इसको ऐसे लिख दो कि R स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। और बेटा ये R क्या चीज है, ये रिजल्टेंट जो वेक्टर आया था उसका मैग्नीट्यूड है, वो तो 8 था, 8 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, F2 माइनस F1 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, 64 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 तो नहीं पता मुझे, लेकिन F1 प्लस F2 क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 16 है, वो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 16 है। अब बन गई बात, यहां से आपके पास क्या आ गया बेटा, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 4। और एक इक्वेशन आपको पहले से पता थी, वो क्या पता थी कि F2 प्लस F1 इज 16। तो यहां से क्या पता लग गया कि इन दोनों को ऐड कर देता हूं बेटा, 2F2 इज इक्वल टू 20 और F2 इज इक्वल टू 10, और F2 10 आ गया तो बेटा F1 6 आ गया, 6 न्यूटन। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 10 एंड 16। तो यहाँ पे कोई वेक्टर रेजोल्यूशन का खास फायदा नहीं हुआ था, हम उसके बजाय वेक्टर वाले ट्रिक यूज करते तो ज्यादा बढ़िया था ये क्वेश्चन। सो ऑल्दो इट इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात ही जरूर थी इसमें, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now move to the question number 17th। देखो बेटा, कह रहा any vector in an arbitrary direction can always be replaced by, कह रहा कोई भी एक वेक्टर है किसी भी डायरेक्शन में, मान लो ये, कह रहे इसको 2 या 3 वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, भैया कुछ भी जैसे मर्जी कर लो, सबका रिजल्टेंट जो है ना बेटा वो सेम ही वेक्टर आना चाहिए। तो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स व्हिच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, ऑप्शन सी आंसर आना चाहिए। यही मतलब है, आप एक वेक्टर को चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो, बट उसका जो रिजल्टेंट है वो ओरिजिनल जो था वही आना चाहिए। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, correct, 12 coplanar non-collinear forces all of equal magnitudes maintain a body in equilibrium, then the angle between any two adjacent forces। भाई एक बात बताओ कि सब की सब फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो भाई इसको जरा पॉलीगन लॉ से समझने की कोशिश करते हैं, पॉलीगन लॉ से।
एक बात सोचो कि अगर आपको 3 वेक्टर्स से रिजल्टेंट 0 चाहिए था तो आप उससे ट्राइंगल बनाते थे, ट्राइंगल बना लेते थे इस तरीके से, इस तरीके से ट्राइंगल बनाते थे। 4 का चाहिए होता तो ऐसे स्क्वायर बन जाता था वो। पर एंगल कैसे निकालते थे बेटा, जरा ये सोचो कि ये सेंटर के ऊपर टोटल 360 डिग्री एंगल बनाता था। तो पहले वाले केस में टोटल 3 साइड थी तो 3 से डिवाइड कर देता था, तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 आता था। इस वाले केस में 360 डिवाइडेड बाई 4, तो आप देखो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे 12 नॉन कोप्लेनर है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, ऐसे ऐसे 12 साइड्स। तो भाई उनके बीच का जो एंगल आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। ऑप्शन बी। थोड़ा सा बस इसमें हल्का सा ट्रिक यूज करना है, एक बार पता लग गया तो आगे से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री कंकरेंट फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नेटिक, बेटा जस्ट अभी हमने किया ना, जस्ट इसी क्वेश्चन में जो पॉलीगन लॉ से था कि भैया को क्या होना चाहिए, दे मस्ट फॉर्म, भाई मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, और किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इक्वी, तो यहाँ पे बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 120 डिग्री, और जो ट्रायंगल बनाएगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। सो अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ऑफ टुडेज सेशन, if the sum of two unit vectors is a unit vector, if the sum of two unit vectors, ये बेटा आज की क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन हमारा फिर से ना। ये ये क्वेश्चन में गिवन था बेटा, ये क्या था, वो यूनिट वेक्टर आया था तो हमने इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आई थी, एंड देन वी गेट आंसर √3 आंसर आया था इसका, ऑप्शन बी। सो दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया है गलती से। So this is all about the session. A similar type of session we will have the next time. उसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इस पे आगे और क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह की।